हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज एक बार फिर से अपने मापक उपांतर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो में आज बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो पिछली क्लास में अपनों ने जो बात की थी वो बात की थी कि जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेज होती है मापन उपयंत्र जो होते हैं, यानी कि धारा को वोल्टेज को मापन करने के लिए उनको कितने भागों में बांटा गया है, उन पर कौन कौन से बल काम करते हैं या जिन पर कौन कौन से टॉर्क काम करते हैं, और इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन भी अपनों ने पढ़ी थी। आज अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे धारा और वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि धारा और वोल्टेज का मापन करने वाले कौन कौन से अपने पास उपयंत्र होंगे और ठीक है उनके कितने प्रकार होंगे। तो आज जो हमारा इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा धारा और वोल्टता का मापन। ठीक है, धारा और वोल्टता का क्या रहेगा, मापन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता भी होगी कि धारा का मापन करना है तो आप लोगों के पास एक जो उपकरण जो होता है वो कौन सा होता है, एम्पीयर मीटर होगा, या जिसको आप एमीटर भी बोल सकते हो। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी पढ़ी होगी, वोल्टेज का मापन करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर जो होता है वो आपको विभव बताएगा या विभवांतर बताएगा, ये बात आप मुझे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वोल्टमीटर होगा कि जैसे ये मान लो फेज का तार है, ये न्यूट्रल का तार है, और ये मान लिया लैंप है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जुड़ता है। तो विभव तो होगा वो किसी एक बिंदु का लिया जाता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच का काम करता है। तो यहाँ ये आपको क्या बताता है, विभव नहीं बताता, विभवांतर बताता है। ये बात आपको यहाँ से पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद एक चीज़ और देखें आप लोग कि अब अपने बात करेंगे कि धारा का मापन करने के लिए आपको एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल करना है और वोल्टेज का मापन करने के लिए आप वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें कुछ चीज़ें देखो कॉमन क्या चीज़ें हैं या थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ें क्या है। तो अपने बात करेंगे एम्पीयर मीटर की, और यहाँ जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे वोल्ट मीटर की। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो क्या बताएगा, धारा, और ये बताएगा वोल्टेज। ये तो आप लोगों को पता है, विभवांतर बताएगा, या आपको एग्जाम में वोल्टता लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा देखो इनको जोड़ेंगे कैसे। ये हमेशा इनका जो कनेक्शन जो किया जाता है ये तो कैसे जुड़ता है, सीरीज के अंदर, या जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोल सकते हो, सरणी के अंदर। और इसको जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, यही होगा। ठीक है, अगर इसको सीरीज के स्थान पर, पहली बात एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात आपको क्या बात याद रखनी है कि जो एम्पीयर मीटर जो होगा, एम्पीयर मीटर जो होगा इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ेगा। आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, कम, जबकि इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर अपने बात करें तो ये क्या चीज़ होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, आंतरिक रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर दूसरी बात देखो कि अगर आपको आदर्श शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एक आदर्श एम्पीयर मीटर है या एमीटर है, ठीक है, तो इसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये शून्य आएगा। जबकि इसका अगर अपने बात करें, ठीक है, तो इसका अगर अपने बात करें तो यहाँ क्या आएगा, अनंत आएगा। तो आदर्श वोल्टमीटर का अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर एम्पीयर मीटर देखो सीरीज में जुड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं अपने कि जैसे ये एम्पीयर मीटर आपने यहाँ जोड़ दिया और ये एक युक्ति है, तो ये एम्पीयर मीटर काम क्या कर रहे हैं, धारा मेजरमेंट करेगा, लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और भी बता रहा है कि ये जो अधिक करंट जो होती है उसको मार्ग प्रदान करने का काम करता है, यानी कि ये काम क्या करेगा, अधिक धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है, अधिक धारा के लिए। ये आपके एलपी के अंदर पूछा भी गया था, सीबीटी 2 के अंदर जो सेकंड पार्ट जो था। तो अधिक धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है, कौन करवाता है, एम्पीयर मीटर। अगर वोल्टमीटर की बात करें तो ये कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें से गुजरने वाले करंट का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये काम क्या करता है, ये कम धारा के लिए क्या करता है, मार्ग उपलब्ध करवाएगा। तो इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा ये बात। ठीक है, तो कम धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाएगा, जबकि अधिक धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाने का काम करता है। फिर एक चीज़ और देखो कि इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर आपने आदर्श की अगर अपने बात करें तो शून्य होगा। तो V बराबर क्या होगा, IR होगा, या P बराबर जो होगा VI होगा। ठीक है, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, I² R लिख सकते हो।
तो इसके अंदर करंट रेजिस्टेंस इसका 0 होगा और इसमें धारा कुछ भी जाए तो इसके द्वारा शक्ति खपत क्या होगा? शून्य। तो आदर्श एम्पीयर मीटर अगर अपने बात करें, ठीक है, आदर्श एम्पीयर मीटर का शक्ति खपत अगर से पूछा जाए, ठीक है, एम्पीयर मीटर का शक्ति खपत वो क्या होगा? शक्ति खपत क्या होगा? शून्य होगा। शक्ति खपत क्या होगा? शून्य। दूसरी बात अपने बात करें अगर इसका पूछा जाए, क्योंकि इसके अंदर आदर्श होगा तो इसका रेजिस्टेंस तो अनंत होगा, करंट का मान क्या होगा? शून्य। तो इसका करंट का मान 0 होगा, रेजिस्टेंस का मान अनंत होगा, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, या P बराबर VI से भी आप लोग देख सकते हो कि करंट का मान शून्य होगा, वोल्टेज कुछ मर्जी हो सकती है तो भी इसका पावर लॉस क्या होगा? तो इसका भी शक्ति खपत होगा ना, वो कितना होगा? शून्य होगा। तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी है। अगर एम्पीयर मीटर को श्रेणी के स्थान पर अगर आप समांतर में जोड़ देते हैं तो विपरीत क्रम में जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा कि अगर मान लिया क्या है, ये एम्पीयर मीटर आपने इसको श्रेणी में जोड़ना था, आपने इसको क्या जोड़ दिया? समांतर में जोड़ दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ मान लिया कि 200 वोल्ट की सप्लाई है और इसका रेजिस्टेंस मान लिया 1 ओम है, तो इससे गुजरने वाले करंट का मान 200 एम्पीयर होगा, तो इस करंट पर ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो एम्पीयर मीटर के गलत संयोजन पर क्या होगा? ठीक है, गलत संयोजन पर, यानी कि इसको श्रेणी के स्थान पर समांतर में जोड़ने पर, ठीक है, तो समांतर में जोड़ने पर क्या होगा? जो एम्पीयर मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। एम्पीयर मीटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वोल्ट मीटर की अगर हमने बात करें, दूसरी बात ध्यान रखना कि एम्पीयर मीटर को समांतर में जोड़ने पर वो शॉर्ट सर्किट के समान व्यवहार करता है। ये भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर अपने वोल्ट मीटर की बात करें तो श्रेणी में, सीरीज में, समांतर में लगना था और आपने क्या जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया, तो उस समय क्या होगा? इस समय इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो आगे वाली युक्ति को करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा या नहीं देगा, ये बात आप मुझे बताएं। तो इस समय ध्यान रखना कि ये वोल्ट मीटर जो होगा आपको रीडिंग जरूर देगा, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर से जाने वाली धारा का मान 0 होगा। अगर आप लोग यहाँ एम्पीयर मीटर लगाकर देखेंगे तो इसमें से एम्पीयर मीटर में से धारा नहीं जाएगी, इसका मान बहुत कम होगा जो आपको मीटर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एम्पीयर मीटर को श्रेणी में जोड़ने पर ध्यान रखना क्या होगा? सॉरी, वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ने पर ओपन सर्किट के समान व्यवहार करता है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या देगा? पाठ्यांक जरूर देगा। यहाँ एम्पीयर मीटर का पाठ्यांक अगर समांतर में जोड़ोगे तो मीटर जल चुका, तो इसकी सुई अगर पॉइंटर जो होगा वो 0 पर है तो 0 पर ही रुका रहेगा। तो यहाँ श्रेणी में जोड़ने पर ओपन सर्किट क्या होगा और वोल्ट मीटर क्या होगा? पाठ्यांक क्या होगा? ये देगा, यानी कि रीडिंग तो ये जो क्या होगा आपको जरूर देगा। तो यहाँ से जितनी भी मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, आप लोग इसको थोड़ा एक बार दोबारा देखें। धारा या वोल्टेज का मापन करने के लिए आप एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। एम्पीयर मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर में। उल्टा जोड़ देने पर क्या होगा? एम्पीयर मीटर तो शॉर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर कुछ नहीं होगा, मतलब उसका मीटर जो होगा जलेगा नहीं, पाठ्यांक जरूर देगा, लेकिन आगे वाली युक्ति को सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब वो ओपन सर्किट के समान काम करेगा। दूसरी बात आपको यहाँ से क्या याद रखनी है कि एम्पीयर मीटर जो होगा आदर्श की अगर हमने बात करें तो रेजिस्टेंस 0 होगा, आंतरिक प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का अनंत होगा और एम्पीयर मीटर का खुद का प्रतिरोध बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। एम्पीयर मीटर जो होगा ये सीरीज में लगेगा तो ज़्यादा धारा के लिए क्या करेगा? मार्ग उपलब्ध करवाता है, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये कम धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाएगा। दोनों का शक्ति खपत होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब अपने जो आगे बात करेंगे, अब इनके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब अपने बात करेंगे कि इनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ 4 इसको थोड़ा इसी तरीके से जोड़ूंगा और आप लोग मुझे बताएं कि किस में क्या होगा और किस में ये रीडिंग आपको सही देगा, किस में आपको गलत देगा। तो यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस होगा वो बना रहेगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमारा मन करेगा, वरना पता ही है फिर आप लोगों को। देखते हैं, अब देखो तो इसके हमने बात करेंगे कि एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ने की विधियाँ। एम्पीयर मीटर हो गया और वोल्ट मीटर को जोड़ना या इनके कनेक्शन की विधियाँ, जोड़ने की, ठीक है, विधियाँ बोल दो या इनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। देखो जो सही तरीका तो इसका एक ही होगा या 2 तरीके होंगे, बाकी मैं आपसे बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अगर गलती से ये हो जाएगा, अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा और क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहली कंडीशन में देखो मैंने क्या किया, एक एम्पीयर मीटर और एक वोल्ट मीटर, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? इस लोड के सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ सप्लाई कुछ मर्जी मान लेना।
दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने क्या किया, एम्पीयर मीटर को और वोल्टमीटर को, इन दोनों को मैंने क्या जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया। ठीक है। तीसरी कंडीशन में देखो अपने काम क्या करते हैं, एम्पीयर मीटर को तो मैंने यहां जोड़ दिया और वोल्टमीटर को मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक है। और चौथी कंडीशन आपको पता है कि अब की बार वोल्टमीटर को मैंने यहां जोड़ दिया और एम्पीयर मीटर को यहां जोड़ दिया। दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो इन चारों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे ये बताएं कि पहली कंडीशन में क्या चीज होगी। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो सही बोल भी रहे होंगे कि एम्पीयर मीटर जल जाएगा, वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर नहीं जलेगा, सॉरी एम्पीयर मीटर की रीडिंग आएगी। तो पहली बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस संयोजन के अंदर एम्पीयर मीटर जो होगा वो जलेगा। तो इसमें जलेगा, इसमें जलेगा, उसमें जलेगा या इसमें जलेगा। तो आपको अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप समांतर में जोड़ोगे तो ही जलेगा, तो इसका मतलब इसमें जलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर वोल्टमीटर तो क्या करेगा, वोल्टमीटर तो क्या देगा, पाठ्यांक देगा, यानी कि रीडिंग किसकी मिलेगी, ओनली पाठ्यांक देगा। लेकिन एम्पीयर मीटर जो होगा वो पाठ्यांक क्या होगा यहाँ पे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर से ओपन सर्किट के समान काम करेगा। तो इसका सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एम्पीयर मीटर की रीडिंग क्या होगी, शून्य होगी। तो एम्पीयर मीटर जो होगा, ठीक है, ये पाठ्यांक नहीं देगा। तो ये बात आपको पता चल गई। जलेगा कोई भी नहीं, यानी कि जलेगा, अगर आपसे पूछे कौन सा मीटर जलेगा तो कोई भी नहीं जलेगा। यहाँ कोई भी नहीं, तो ये जलेगा नहीं, ये जलेगा। इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, वोल्टमीटर का पाठ्यांक देगा, यानी कि वोल्टमीटर तो क्या करेगा, पाठ्यांक देगा, लेकिन एम्पीयर मीटर क्या होगा, जल जाएगा। जिसका मतलब एम्पीयर मीटर पाठ्यांक क्या होगा, शून्य होगा। तो वोल्टमीटर पाठ्यांक देगा और एम्पीयर मीटर के आपसे पूछा जाए तो नहीं देगा। साथ ही जलेगा कौन सा, एम्पीयर मीटर जलेगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम के अंदर है, इसका रेजिस्टेंस का मान क्या कम है। इस कंडीशन की अगर हमने बात करें तो इस कंडीशन के अंदर ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा और दोनों के पाठ्यांक आएंगे। तो वोल्टमीटर भी आपको क्या करेगा, पाठ्यांक देगा, यानी इसका पाठ्यांक भी मिलेगा, एम्पीयर मीटर का भी पाठ्यांक मिलेगा। और जलेगा कौन सा, कोई भी नहीं जलेगा। ठीक है। इस कंडीशन के अंदर देखो, इस कंडीशन के अंदर भी होगा तो वोल्टमीटर तो क्या करेगा, पाठ्यांक देगा। एम्पीयर मीटर की अगर हमने बात करें तो ये भी देगा। और जलेगा कौन सा, कोई भी नहीं जलेगा। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपको यहाँ से समझना है कि अगर इन दोनों में, अगर आप एम्पीयर मीटर को काम क्या करते हो, वोल्टमीटर और लोड के पहले जोड़ते हो, यानी कि वोल्टमीटर से पहले जोड़ते हो और यहाँ वोल्टमीटर के आपने बाद में जोड़े, तो अंतर क्या आता है। तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, ये आपको रेजिस्टेंस के मेथड बताऊंगा मैं कि एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर मेथड भी होता है कि रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए R बराबर जो होगा V/I होगा। तो एम्पीयर मीटर की रीडिंग क्या है और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है, वहां से आप लोग उसका मान निकाल सकते हो। अब आप एक चीज सोच के देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाए कि यहाँ एम्पीयर मीटर होगा, ये मान लिया I करंट है और वोल्टमीटर में जा रही है वो IB होगी, लोड के अंदर जा रही है YL। तो इस समय जो एम्पीयर मीटर रीडिंग दिखाएगा वो इसमें और इसमें दोनों की रीडिंग दिखाएगा। मतलब इस कंडीशन के अंदर एम्पीयर मीटर का पाठ्यांक जो होगा ना, एम्पीयर मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल पाठ्यांक से। यानी कि इसका काम क्या है, लोड में से करंट जा रही है उसका मेजरमेंट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको इसको वोल्टमीटर से पहले जोड़ेंगे तो ये दोनों की धारा को साथ दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये बात आप याद रखना, अपने ओमीटर पढ़ेंगे उसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। तो एम्पीयर मीटर क्या होगा, ज़्यादा पाठ्यांक देगा। तो इस कंडीशन के अंदर एम्पीयर मीटर में क्या होगी, इसका पाठ्यांक में त्रुटि मिलेगी अपने को। इस कंडीशन के अंदर देखो वोल्टमीटर का काम क्या है कि इस लोड के सिरों पर वोल्टेज का चेक करना। लेकिन इस समय ये किस किस की रीडिंग दिखाएगा, एक तो एम्पीयर मीटर पर वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा, दूसरा किसका दिखाएगा, लोड पर। तो इस कंडीशन के अंदर वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और ये चार तरीके हैं अपने पास, जोड़ने वाले जो दो तरीके हैं वो यही है ओनली। और शुद्ध विधि अगर पूछा जाए तो ये विधि शुद्ध है, ध्यान रखना कि एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने का सबसे शुद्धतम मेथड कौन सा है, तो वो ये होगा। ये आपको यहाँ समझ में नहीं है कि ये क्यों हुआ, वो आपको मैं आगे ओमीटर में ही बताऊँगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है। तो ये तो बातें थी कि अपने एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर को सर्किट में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, क्या उनमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब अपने बात करने वाले हैं कि एम्पीयर मीटर और जो वोल्टमीटर होता है उनके टाइप्स कौन कौन से होंगे। तो आइए देखते हैं।
तो ये बात अगर समझ में आ गई तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें वीडियो को। मज़ा आ गया तो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें कि अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है जो आपने आज तक नहीं की। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको इनके प्रैक्टिकल भी करवा के बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको जोड़े, जितने भी मैं आपको मीटर बताने वाला हूँ आगे, उन सभी के अंदर अपने इनके बारे में देखेंगे। तो अब अपने जो बात करेंगे मीटर इनमें कौन कौन से पढ़ेंगे अपने, तो सबसे पहले देखो मैं आपको जो इसमें जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ेंगे मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग कॉइल टाइप जो होगा वो कितने प्रकार के होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें पहला जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट। दूसरा पढ़ेंगे रेक्टिफायर टाइप। तीसरा जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायनमो टाइप। और एक इसके अंदर अपने पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो ये 4 टाइप पढ़ेंगे मूविंग कॉइल टाइप। इसके अलावा मेगामीटर होता है, ओमीटर होता है, उनमें भी मूविंग कॉइल टाइप उपयंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा पढ़ेंगे अपने एमआई के अंदर फिर अपने 2 टाइप पढ़ेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। इसके बाद जो अपना नया इसके अंदर बाद में अपने पढ़ेंगे हॉट वायर, गर्म तार उपयंत्र, गर्म तार या हॉट वायर। एक अपने पढ़ेंगे थर्मोकपल, ठीक है। और एक अपने जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में स्थिर विद्युत कहा जाता है। और एक अपने और पढ़ेंगे इसके अंदर, कौन सा पढ़ेंगे, इंडक्शन टाइप पढ़ेंगे। तो ये इतने अपने मेथड पढ़ने वाले हैं, और ठीक है। तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के अपने इतने प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग देख लें इसको एक बार ढंग से कि कितने टाइप पढ़ने वाले हैं। मूविंग कॉइल में अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएमएमसी, रेक्टिफायर और डायनमो और गैल्वेनो, ठीक है। और जो एमआई जो होगा उसके अंदर अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण, हॉट वायर में केवल एक ही प्रकार पढ़ेंगे। थर्मोकपल में फिर थर्मोकपल को ताप युग्म भी बोल सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्थिर विद्युत भी बोल सकते हो। और इंडक्शन टाइप जो होगा इसको क्या बोल सकते हो, करंट प्रकार। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो मूविंग कॉइल टाइप ही पढ़ेंगे कि इसके अंदर देखो मूविंग कॉइल जो होगा वो क्या होगा, जिसके अंदर कुंडली जो होगी, मूविंग का मतलब क्या होता है चल, और कॉइल का मतलब क्या होगा, कुंडली। तो घूमने वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा, कुंडली होगी। तो मूविंग कॉइल में अपने जो पहला प्रकार इसका पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पीएमएमसी, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है पता भी होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि परमानेंट मैग्नेट मतलब चुंबक तो क्या है, स्थायी है, मतलब परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक है, ठीक है। और मूविंग कॉइल मतलब चल कुंडली। तो स्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र होगा, स्थायी चुंबक चल कुंडली। तो इसका मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ किस तरीके का इसका जो बेसिक डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो आपको जो दिखाई दे रही है ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और इस तरीके से ये, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट होगी अपनी, ठीक है। पीएम लिख देता हूँ मैं शॉर्ट के अंदर। फिर इसके अंदर ध्यान रखना कि एक बेलनाकार जो भाग होगा जिसको अपने बॉबिन बोलेंगे, और इस बॉबिन के ऊपर एक आयताकार फ्रेम होगा। इस आयताकार फ्रेम के बाद में यहाँ से मैं एक स्पिंडल बना देता हूँ, ठीक है। ये पहला मीटर आपको थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर आपको याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। पॉइंटर क्या होगा, स्केल क्या होगा, वो सारी बातें अपने इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ ये इसका क्या होगा, पॉइंटर होगा जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसके अंदर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर जो कॉइल होगी, अब ये कॉइल ध्यान रखना कि ये आपस में से जुड़ी होती है, इसके जो 2 पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये कुंडली जो होगी ना इसके साथ कनेक्ट होगी,
मतलब धारा जो होगी इन स्प्रिंग के माध्यम से होकर की क्या होगी, इन दो टर्मिनलों पर मिलेगी। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। तो आइए बारी बारी से इनके भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक की संरचना की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। ठीक है, तो पहला जो अपने बात करते हैं वो होगी स्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक में देखो क्या होगा, स्थायी चुंबक आपने क्यों लिए, स्थायी चुंबक आपने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। बना किसका होगा, एलेनिको या एल्कोमेक्स का। क्यों, क्योंकि इनका निग्रह बल, निग्राहिता, प्रतिष्ठम इनको क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ताकि इनमें स्थायी चुंबक जो है वो बनाई जा सके। तो ये तो इसका था पहला भाग, स्थायी चुंबक। फिर दूसरा जो भाग आता है इसका, ठीक है, वो आता है कोइल। ठीक है, या कुंडली। कुंडली जो होगी ये काम क्या करती है, ये ध्यान रखना, इनेबल्ड कॉपर वायर की होगी। ज्यादातर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये काम क्या करती है, जब आप लोग इसको सप्लाई देंगे तो पॉइंटर यहाँ शून्य पर था होगा तो वो ये क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने का काम करता है। वर्क अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ मैं इस तरफ वर्क लिख देता हूँ। ठीक है, तो वर्क काम क्या होगा, इसका जो वर्क होगा वो काम क्या करेगी, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या हिंदी में क्या लिख सकते हो, विक्षेपण टॉर्क उत्पन्न करने का काम करेगी। ठीक है, फिर ध्यान रखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉबिन दिया है, ये नरम लोहे का टुकड़ा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर पीस होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीस या नरम लोहे का टुकड़ा। ठीक है, ये काम क्या करता है, पहली बात तो ध्यान रखना कि ये जो दो काम करेगा, एक तो काम क्या करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या करेगा, समरूप उत्पन्न करेगा, यानी कि उसके फ्लक्स को क्या करेगा, समरूप वितरण करने का काम करेगा। दूसरा ये काम क्या करता है, इसके प्रतिष्ठम को कम करने का काम करता है इस पूरे परिपथ का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या हो, काम आए। ठीक है, कुंडली को घुमाने के लिए। तो सॉफ्ट आयरन पीस दो काम करेगा। पहला देखो काम क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, समरूप करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, समरूप करेगा। दूसरा देखो काम क्या करेगा, ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा, इस परिपथ के प्रतिष्ठम, हिंदी में इसको प्रतिष्ठम बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, रिलक्टेंस। ठीक है, और समरूप को यूनिफॉर्म बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रतिष्ठम को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये बातें थी सॉफ्ट आयरन पीस के बारे में। अब अपने बात करेंगे जो एल्यूमिनियम का जो फर्मा है, यानी कि ये जो आपको मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो भाग है ये इसको फर्मा बोल सकते हो एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का जो फर्मा होगा ये काम क्या करेगा, देखो ये दो काम करेगा। पहला काम तो ये एडी करंट टॉर्क उत्पन्न करता है, यानी कि एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने का काम करेगा। यहाँ परमानेंट मैग्नेट है और ये घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा, तो इसका मतलब ये फ्लक्स काटेगा, ये फ्लक्स काटेगा तो इसमें एडी करंट उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम का फर्मा एक तो काम ये करेगा, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा, डैम्पिंग टॉर्क। दूसरा देखो यहाँ से आपको एक चीज़ पता और चल रही होगी कि कुंडली जो है ना ये इसी फर्मे के ऊपर लिपटी होती है। तो दूसरा काम क्या करता है, कोइल जो होता है इसको बेस प्रदान करता है, यानी कि कोइल को क्या करता है, आधार प्रदान करेगा। तो ये चार चीज़ें अभी आपने पढ़ ली होगी, समझ में आ भी गई होगी कि स्थायी चुंबक जो होगा वो काम क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कुंडली जो होगी वो इनेबल्ड कॉपर वायर की बनी होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सॉफ्ट आयरन का पीस होगा वो चुंबकीय क्षेत्र, और एल्यूमिनियम का जो फर्मा होगा वो डैम्पिंग टॉर्क और कोइल को बेस प्रदान। तो अभी आपने दो टॉर्क तो देख ही लिए कि डिफ्लेक्टिंग और डैम्पिंग। अब अपने एक चीज़ और भी देखेंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क। वो आपको यहाँ से पता चल ही चुका होगा कि स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसके बाद देखें, तो अब अपने बात करेंगे स्प्रिंग के द्वारा। ये आपको पता है फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है, और फास्फोरस ब्रोंज एक मिश्र धातु होती है, तांबा, कांसा और फास्फोरस की। तो अब हमने बात करेंगे स्प्रिंग की। तो ये तो आपको कल मैंने बता ही दिया था कल वाली क्लास में कि स्प्रिंग किसका बना होगा, फास्फोरस ब्रोंज का बना होगा। दूसरा जो इसमें काम की बात याद रखनी है कि इसके गुण भी मैंने बता दिए थे, अचुंबकीय पदार्थ की होगी, ताप गुणा क्या होगा। ठीक है, तो ये काम क्या करती है, ये काम करती है कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने का, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये बात आपको याद रखना, यानी कि नियंत्रण टॉर्क जो होगा वो इसके द्वारा उत्पन्न होगा। फिर अपने जो बात करेंगे इसके अंदर,
ये जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक लंबी सी जैसे रोड सी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्पिंडल, या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, धुरी। स्पिंडल, या हिंदी में इसको क्या बोलोगे, धुरी। तो ये काम क्या करती है, जो जितना बच्चल भाग जो होता है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसको क्या करता है, ये बेस प्रदान करता है। और बना किसका होगा, कठोर स्टील का। और स्टील को हिंदी में क्या बोल सकते हो, इस्पात। कठोर स्टील का बना होगा और चल पद्धति से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको याद रखना है पॉइंटर, हिंदी में इसको संकेतक बोल सकते हो। बना किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। काम क्या होता है इसका, कि जो आप लोग राशि मेजरमेंट कर रहे हो उसको क्या करोगे, उसको प्रदर्शित करने के लिए। अब पॉइंटर के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, इसके प्रकार देखो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पॉइंटर जो होगा उसकी शक्ल किस तरीके से होगी, इसकी शक्ल इस तरीके से होती है, ठीक है। एक होता है लांस के अंदर क्या होगा, इस तरीके से होगा ये, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ इस तरीके का बना रखा। और तीसरा जो होगा रीड टाइप होगा, रीड ट्यूब होगा, ठीक है। इसके अंदर जो पॉइंटर जो होगा वो इस तरीके का होगा, ट्यूब के समान होगा। और एक होगा हेयर लाइन, हेयर का मतलब क्या होगा, हेयर का मतलब बाल हो गया, और इसकी जो शेप होगी इस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये चार अलग अलग इसके प्रकार है पॉइंटर के। बना किसका होगा, काम क्या होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि बना किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, ताकि वो हल्का बन सके, ठीक है। फिर और देखो इसके अंदर कौन सा पार्ट बच गया, और इसके अंदर अपने देखो यहाँ आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखें। स्केल काम क्या करता है कि जो आप लोग पैमाना जो होता है, उस पैमाने के ऊपर जो आप लोग पाठ्यांक ले रहे हो वो आपको स्केल के द्वारा ही मिलेगा। और इसका स्केल ध्यान रखना कि जो अपने आगे पढ़ेंगे समरूप होता है, यानी कि ये जो दो आपको जो ये लाइनें दिखाई दे रही है 0 से 5, 10, 15, ठीक है, 25, 20, ये जो भी है, तो यहाँ इनका जो गैप होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा ये आपको मैं आगे इसकी बताऊंगा, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा, क्योंकि इनमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो धारा के सीधे समानुपाती होगा, ठीक है। तो एक पैमाने के बारे में देखो, इसका स्केल जो होगा वो किस तरीके का होगा, स्केल जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, स्केल के बारे में, ठीक है। स्केल को हिंदी में पैमाना भी बोल सकते हो। तो स्केल काम क्या करता है कि जो इसका स्केल जो होगा, एक तो ध्यान रखना कागज पर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, या जैसे कोई भी मेटल जो हो सकती है, धातु हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा आपने देखा होगा लचीले इस तरीके से नरम लोहे का शायद टुकड़ा सा पीस होता है, ठीक है। तो पैमाना जो होगा ये काम किसका कौन सा होगा, समरूप होगा, या इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, लीनियर भी बोल सकते हो, ठीक है। रेखीय पैमाना होता है इसका, ठीक है, हिंदी में रेखीय भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर ये बीरिंग जो भाग जो होता है, बीरिंग को आप लोग क्या बोल सकते हो, बीरिंग को, ठीक है। बीरिंग का काम क्या होता है कि जो चल भाग जो होता है, मीटर का घूमने वाला जो भाग होता है, उसको काम क्या करता है, ये सरलतापूर्वक घुमाने में सहायता करता है। तो बीरिंग बने किसके अंदर, इसके अंदर जो बीरिंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्वेल बीरिंग, या हिंदी में इसको जवाहरात बीरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसके बेसिक पार्ट थे। अब ध्यान रखना जो आगे जो चेंजिंग जो आने वाली है, पैमाना, बीरिंग, ठीक है, स्पिंडल, ये बेसिक चीज़ें होती है जो हर मीटर में जो होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चलेगी जो आपने अभी पढ़ी है। तो ये दोबारा आप लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब अपने जो आगे बात करेंगे इसके अंदर टॉर्क अभी देख लेते हैं कि 3 प्रकार के जो मैंने अभी आपको टॉर्क बताए थे वो किस तरीके के होंगे, और या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखो क्या होगा। तो वर्किंग थोड़ा सा देख ले, ठीक है। वर्किंग के अंदर क्या याद रखना है कि इसका जो सिद्धांत है वो डीसी मोटर के समान है। डीसी मोटर में क्या होता है कि जैसे ये 2 पोल है और इन 2 पोलों के बीच में आपने कोई चालक रखा है, तो ये एक तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक इस आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो एक स्थान पर जब 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो उनके मध्य प्रतिक्रिया होती है और उनके मध्य एक बल लगेगा जो धारावाही चालक को घुमाएगा, क्योंकि ये तो भाग फिक्स है, घूमने वाला भाग कौन सा होगा, यही होगा। तो यहाँ भी कुंडली घूमती है और यहाँ भी क्या होगी, कुंडली घूमेगी, इसी कारण इसका नाम है मूविंग कॉइल। समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डीसी मोटर के समान है। पहली बात आपको ये याद रखना है, डीसी मोटर के समान। तो ये नियम क्या कहता है कि जब किसी धारावाही चालक को, क्योंकि इसमें धारा चलेगी,
जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो उस पर एक खिंचाव बल कार्य करता है जो कि उसको घुमाने का काम करता है। ठीक है, और डीसी मोटर की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब अपने बात करेंगे इनके अंदर जो टॉर्क होंगे वो 3 प्रकार के जो टॉर्क होंगे किस किस विधि से उत्पन्न किए जाते हैं। पहला अपने बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग, तो आप लोगों ने पढ़ी लिया, बता दें कौन सा टॉर्क किस तरीके किस विधि से इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा ये चुंबकीय विधि से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और डैम्पिंग टॉर्क जो होगा वो किस विधि से उत्पन्न किया जाता है? एडी करंट के द्वारा। तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है। तो ये बात पता चल चुकी है। अब और देखें, अब इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? आई के। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा, ठीक है, वो थीटा के समानुपाती होगा। अब थीटा क्या है? उसका प्रारंभिक स्थिति से विक्षेप होता है। जब दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो उस समय पॉइंटर किसी ना किसी पोजीशन पर आकर रुक जाता है। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों मान बराबर होंगे, तो इसका मतलब थीटा समानुपाती क्या होगा? आई होगा। अगर एम्पीयर मीटर है तो, अगर वोल्ट मीटर है तो ये थीटा किसके समानुपाती होगा? वोल्टेज के। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड जो होगा ना, उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो किसके समानुपात में होगा? थीटा के समानुपात होगा। अगर वो आपको बताता है कि विक्षेप जो है उसको आपने थीटा के रूप में लिया तो। ठीक है, और कंट्रोल अगर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड आएगा तो उसमें यहाँ साइन थीटा आएगा, जो मैंने आपको कल बात बताई हुई थी। ठीक है, तो ये बात पता चल चुकी होगी। फिर देखो ये मीटर जो होगा एसी डीसी दोनों पर काम करेगा या एसी एसी पर काम करेगा, वो भी देख लें कि यहाँ परमानेंट मैग्नेट और बीच में आपने कौन सी रखी है? ठीक है, बीच में क्या है? एसी सप्लाई देंगे ना, तो टॉर्क एक बार इधर काम करेगा और एक बार इधर। तो इसका मतलब ये एसी सप्लाई पर काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये किस सप्लाई पर काम करेगा? ओनली डीसी पर कार्य करता है। दो चीज़ें आपको याद रखना है कि डीसी, अकेला डीसी पर कौन सा मीटर काम करता है और अकेला एसी पर कौन सा काम करता है। अकेला डीसी पर काम करने वाला जो मीटर होगा वो कौन सा होगा? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होगा। अकेला एसी पर काम करने वाला कौन सा होगा? इंडक्शन टाइप होगा, जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और एसी डीसी बाकी जितने बच गए वो सारे एसी डीसी दोनों पर क्या करते हैं? इस तरीके से काम करने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर एक चीज़ और देखो, इसके कुछ अभिलक्षण देख लेते हैं। अभिलक्षण में पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये डीसी पर काम करेगा, डीसी पर कार्य करता है। ठीक है, एसी पर काम नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद में टॉर्क की दिशा बदल जाती है। दूसरा, इसका जो पैमाना जो होगा वो क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर टॉर्क और वेट रेशो यानी कि टॉर्क भार का अनुपात क्या होता है? उच्च होगा। ये होता है क्या? पहले वो देखें कि जितनी भी ये चल पद्धति है बीरिंग पर दबाव डालती है, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इस जो पूरी पद्धति का जो बीरिंग पर दबाव होता है उसका जो अनुपात होता है इसमें हाई होगा। जितना ज़्यादा होगा उसमें घर्षण आनियाँ उतनी ही कम होती है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें लो आनियाँ नहीं होती, लो आनियों से फ्री होता है ये मीटर। ठीक है, लो आनियों से मुक्त होगा। तो ये इतनी बातें आपको इनमें से याद रखनी है, और इसमें क्या है? और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये बातें थी। ठीक है, तो एक बार आप इसकी दोबारा देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको 3 टाइप के मीटर और बताने वाला हूं, जिसके अंदर अपने गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर टाइप पढ़ने वाले हैं, और अपने पढ़ेंगे डायनमो टाइप पढ़ने वाले हैं। तीनों इंपॉर्टेंट मीटर है। तो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।